मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने स्टार्ट की हमारे 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर सेकेंड यूनिट जिसका नाम था काइनेमेटिक्स, और उसके अंदर भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के नाम से। और वहाँ कुछ बेसिक डेफिनेशंस आप लोगों को बताई गई। बेसिक डेफिनेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स के नाम से हमारा ये वीडियो रहेगा जो हमने काइनेमेटिक्स के ऊपर स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे फिर से कुछ बेसिक डेफिनेशंस जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है हम लोगों के पास। फिर हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास क्या है, इनसे संबंधित हमारे पास आज का टॉपिक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस आपके पास, जैसे कि हम लोग 9th क्लास में स्टडी करते हैं, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, टोटल पाथ लेंथ covered by a body in given time वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। और जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया है कि डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो कंसीडर नहीं किया जाता है। और आप कैसी भी अरेंजमेंट आपको दी गई है तो वहां आप उन सभी साइड्स को जोड़ दोगे तो हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे आपके पास अगर मैं ट्रायंगल की बात करता तो इस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड का जो जोड़ है वो हमारे पास डिस्टेंस है। ऐसे ही हम लोग अगर रेक्टेंगल की बात करें तो इस रेक्टेंगल के अंदर जो चारों साइड्स हैं उनका जो जोड़ है वो हमारे पास किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझाने के लिए अब हम इससे पहले दो क्वांटिटीज की बात करेंगे। एक स्केलर क्वांटिटी होती है हम लोगों के पास, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। और हमारा इसी यूनिट के अंदर वेक्टर्स के नाम से एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम फिर इन क्वांटिटीज के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एंड डायरेक्शन। देखिए डायमेंशन का मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अनुसार हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप में डिवाइड करना होता है। एक हम लोगों के पास होती है स्केलर्स और एक होती है हम लोगों के पास वेक्टर्स। देखिए स्केलर्स एंड वेक्टर्स को समझाने से पहले मैं यहाँ बात करता हूँ अनदर डेफिनेशन जिसका नाम होता है मैग्नीट्यूड। अब देखिए मैग्नीट्यूड होता क्या है, जैसे मैं ये बोल दूं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 100 किलोग्राम है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 किलोग्राम है, तो यहां जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है किलोग्राम के साथ, ये क्या कहलाती है, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो अटैच है यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी के साथ, ये उस क्वांटिटी का क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड कहलाएगी। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी ये क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड कहलाती है। जैसे मैं लिखता हूं फोर्स बराबर है 50 न्यूटन, तो 50 यहां फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड है।
तो ये मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी क्वांटिटी के यूनिट के साथ, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही हम लोगों के पास क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो नेचर में कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, स्केलर्स कहलाती हैं। तो स्केलर्स कौन सी हैं, which having magnitudes only, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड्स रहें, वो क्वांटिटीज आपके पास स्केलर्स हैं। अब नेचर में कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती है, वेक्टर्स के नाम से जानी जाती है। और डायरेक्शन भी एक रहेगी, एक फिक्स्ड डायरेक्शन रहेगी। तो वेक्टर आप लोगों के पास क्या होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस ए डेफिनेट डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर कहलाती है। तो हम एग्जांपल वाइज बात करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। और फिजिकल क्वांटिटीज का एक तीसरा टाइप भी हो सकता है यहां, और वो तीसरा टाइप हो सकता है टेंसर्स के नाम से। देखिए कुछ क्वांटिटीज नेचर में ऐसी हैं जिनका अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैग्नीट्यूड है और अलग अलग डायरेक्शन होती है। ऐसी क्वांटिटीज टेंसर कहलाती है। और टेंसर्स में हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे प्रेशर है आपका, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। ये जो ऐसी क्वांटिटीज जो हमारे पास, वो क्या कहलाती हैं, टेंसर्स के नाम से जानी जाती है। क्योंकि मान लीजिए मैं मिट्टी को अगर दबाने की कोशिश करूं तो उस मिट्टी पे हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर लगा हो, तो यानी कि मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, वहां टेंसर है। तो चलिए यहां हम सिर्फ दो ही तरह की क्वांटिटीज की बात करेंगे, स्केलर जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर यानी कि जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक निश्चित डायरेक्शन हो। ऐसी क्वांटिटीज हम लोगों के पास वेक्टर कहलाती है। तो डिस्टेंस के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या आप लोगों के पास ओनली एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लोगों के पास डिस्टेंस क्या रहेगी, एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है हम लोगों के पास, देखिए डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है शॉर्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये जो दो पॉइंट्स होंगे हम लोगों के पास, ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स रहेंगे। ये क्या रहेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो यानी कि वो कम से कम डिस्टेंस किन के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में। अब देखिए आप लोगों के पास दो पॉइंट की बात की है मैंने, एक यहां इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट है। तो देखिए यहां इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाना, दैट मीन्स देयर इज ए डायरेक्शन। यहां एक डायरेक्शन है जो कि हमेशा कैसी लाइन में रहेगी, स्ट्रेट लाइन के अंदर रहेगी। हमेशा कैसी लाइन में आएगी वो डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर दिखाई जाएगी। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जाना, वी हैविंग देयर ए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन है यहां और साथ में पाथ लेंथ है, यानी कि कुछ डिस्टेंस भी है, कुछ लेंथ भी है। तो ऐसी कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी बोला जाएगा, वेक्टर बोला जाता है। देखिए यहां हम इनिशियल फाइनल पॉइंट की बात नहीं करते हैं डिस्टेंस के केस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में मैंने ये बोला आप लोगों को कि दो पॉइंट्स के बीच में कम से कम जो पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब दो पॉइंट्स के बीच का मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना। तो जब हम इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएंगे तो हमारे पास डायरेक्शन है, या फाइनल से इनिशियल की तरफ आएंगे तब भी हम लोगों के पास एक डायरेक्शन है। तो यहां आपके पास इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना या फाइनल से इनिशियल की तरफ जाना, आपके पास स्ट्रेट लाइन में आप जाओगे और उस स्ट्रेट लाइन में आपको एक निश्चित डायरेक्शन मिल चुकी है। इस निश्चित डायरेक्शन होने के साथ साथ यहां मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इस कारण डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है।
तो देखिए बच्चों ये अंतर होता है स्केलर क्वांटिटी के अंदर एंड वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। जैसे कि मैंने बताया जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाएगा डिस्टेंस का, हमेशा डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इस कारण डिस्टेंस आपका कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगी। तो चलिए अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही बात करते हैं, फिर हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस की बात करेंगे। तो हम लोग यहां कंसीडर करेंगे कि आपके पास कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में वो कौन से पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में वो ए पॉइंट पे, या मैं इसको मान लेता हूं ओ पॉइंट पे है, और टाइम की काउंटिंग करता हूं मैं 0 टाइम पे था ये ऐसा, और ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये सीधा चल रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर है। कुछ समय बाद आपने यहां इसको ए पॉइंट पे देखा, यानी कि कितने टाइम पर, t1 टाइम पर। तो मैं यहां कंसीडर कर लेता हूं ओ से लेकर ए तक की जो लेंथ है वो हमारे पास x1 है, और इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन। और इस पे अगर मैं डायरेक्शन भी दिखा दूं, ओ से ए की तरफ हम गए हैं तो ये डायरेक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। देखिए समझो आप, ओ से लेकर ए तक की जो लेंथ थी वो पोजीशन थी हम लोगों के पास x1, और ओ से लेकर ए तक यानी कि डायरेक्शन भी हमारे पास इस तरफ, तो ये बन जाता उस टाइम पे पोजीशन वेक्टर। तो हम लोगों ने लिखा कि जो ओ ए वेक्टर है हम लोगों के पास वो x1 के बराबर है, ये एट टाइम इंटरवल t1 पर है, क्योंकि मैं टाइम इंटरवल का मतलब फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम को घटाना, t1 माइनस 0, और ये कि हमारे पास किसके बराबर बचेगा, t1 के बराबर बचता है। फिर मैंने क्या देखा, कुछ समय बाद तो ये आपका पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल, वो कौन से पॉइंट पे नजर आया हमें, इस बी पॉइंट पे नजर आया, और उस टाइम पे हम लोगों ने टाइम नोट किया, कितना टाइम, t2 टाइम हम लोगों ने यहां नोट किया है। कितना टाइम नोट किया हम लोगों ने, t2 टाइम। और उस टाइम पे मैं यहां लिखता हूं कि o से लेकर a तक की जो पोजीशन है वो x2 है, और डायरेक्शन o से b की तरफ है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका x2 वेक्टर बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर x2 आ जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो OB वेक्टर हम लोगों के पास वो x2 है, और ये एट टाइम इंटरवल अब देखिए टाइम कहां से काउंट करेंगे हम, टाइम का डिफरेंस कहां से, ये आपका फाइनल टाइम, ये आपका इनिशियल टाइम, तो t2 में से t1 को हम लोग घटा देते हैं, तो ये हम लोगों के पास, सॉरी t2 में से 0 को हम घटा देंगे, तो ये हम लोगों के पास टाइम इंटरवल आ जाता है। तो t2 माइनस 0 ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल। तो t2 माइनस 0 इज इक्वल टू t2, यानी कि t1 टाइम पर तो पोजीशन वेक्टर आपका x1, और t2 टाइम पर पोजीशन वेक्टर है कितना, x2। ये हम लोगों ने यहां निकाल दिया है, x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर। और ये जो पार्टिकल है ये मूव करता है कौन सी लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब देखिए आपको OB के बारे में भी पता है, OA के बारे में भी पता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आप ये बताइए कि आप लोगों के पास AB क्या है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास फिलहाल क्या है, अननोन है। अब इस नोन को पता करने के लिए, इस अननोन को पता करने के लिए, यानी कि इस अननोन को नोन बनाने के लिए हम लोग क्या करें, तो मैं लिखता हूं यहां कि हमारे पास जो OB वेक्टर है वो किसके बराबर है, OB वेक्टर बराबर है AB वेक्टर प्लस में OA वेक्टर, या मैं इसको लिख देता हूं OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। देखिए बच्चों निकालना किसको, हम लोगों ने AB वेक्टर को निकालना है, तो हमारे पास AB वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब आपका OB किसके बराबर था, x2 के बराबर, x2 वेक्टर के बराबर। देखिए जो ये साइन होता है किसी लेटर के ऊपर, ये वेक्टर का सिंबल लिया जाता है,
और मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि हम वेक्टर के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे वेक्टर्स के नाम से चैप्टर के अंदर। तो OB वेक्टर हमारे पास किसके बराबर है, x2 वेक्टर के बराबर, और OA वेक्टर हम लोगों के पास किसके बराबर है, x1 वेक्टर के बराबर। तो AB वेक्टर हम लोगों के पास आ जाता है x2 माइनस x1, और एक्चुअल में आपका जो x2 है वो क्या है, फाइनल पोजीशन है, और जो x1 है हम लोगों के पास वो क्या है, इनिशियल पोजीशन है। तो आप देखते हो फाइनल पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस है इनिशियल पोजीशन वेक्टर के साथ, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है हम लोगों के पास। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं, या इसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हो। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट की एक अनदर डेफिनेशन और आ जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स, या द डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर विद इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या कहलाता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस किसके साथ, इनिशियल पोजीशन वेक्टर के साथ क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। तो ये आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और देखिए जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस के लिए हम लोग फिजिक्स के अंदर तीन सिंबल का यूज कर सकते हैं। या तो वो आपका डेल्टा सिंबल यूज किया जाएगा डिफरेंस को बताने के लिए, या वो डी का यूज किया जाएगा डिफरेंस को बताने के लिए, या आपका ये वाला डेल्टा, ये ट्रायंगल वाला डेल्टा होता है, या आपका कर्ली डेल्टा होता है, ये कैपिटल डेल्टा होता है, तीनों होते हैं डेल्टा, और ये यूज किए जाते हैं टू गिव डिफरेंस को बताने के लिए। और मैं इसको लिख देता हूं किसके बराबर, dx वेक्टर के बराबर। देखिए मैंने आप लोगों को बताया है डिफरेंस को बताने के लिए हम डी, डेल्टा, कर्ली डेल्टा इनका यूज कर सकते हैं। और ये तीनों जो सिंबल है आपके, तीनों जो ऑपरेटर हैं आपके, वो डिफरेंस के ऑपरेटर हैं, डिफरेंस को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मैंने यहां डी यूज किया, dx वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हम लोगों के पास किसके बराबर आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर आ जाता है। अब मैं यहां लिख देता हूं जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो इस टाइम के दौरान है, और ये टाइम इंटरवल कितना होगा, t2 में से मैं किसको घटा दूंगा, t1 को घटा दूंगा। तो मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट है इन टाइम t2 माइनस t1। ये इतने टाइम इंटरवल के दौरान हम लोगों ने किसको कवर किया, डिस्प्लेसमेंट dx वेक्टर को कंप्लीट किया है। तो आप लोग लिखते हो यहां जो डिस्प्लेसमेंट dx वेक्टर है वो किसके बराबर है, x2 माइनस में x1 वेक्टर के बराबर है। अगर मैं अब यहां लिखूं कि हमारे पास x2 वेक्टर ग्रेटर है किससे, x1 से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर x2 x1 से ज्यादा है तो क्या नजर आएगा हमें, x2 में से x1 को आप घटाते हो तो ये वाला रिजल्ट ज्यादा है, पॉजिटिव रिजल्ट आपका ज्यादा है, और नेगेटिव आपका रिजल्ट कम है। तो ऐसी कंडीशन में dx वेक्टर हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है। सेकंड में यहां लिखता हूं इफ x2 वेक्टर बराबर है किसके, x1 वेक्टर के, यानी कि दोनों बराबर हो जाए, x2 में से x2 को घटाया या x1 में से x1 को घटाया, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, dx वेक्टर बराबर है किसके, 0 के। तो इसका मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तीसरी कंडीशन ले लेता हूं मैं, इफ x2 लेस देन x1, यानी कि आप फाइनल पोजीशन से इधर की तरफ आना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि आप A पॉइंट से ही इधर की तरफ आना स्टार्ट कर देते हो। पार्टिकल पहले यहां था, फिर वो यहां आ चुका है वापस उल्टा, तो x2 तो आपका ये है उस टाइम पर, और x1 आपका ये है, तो कौन ज्यादा है यहाँ, x1 ज्यादा है, नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा है पॉजिटिव रिजल्ट से। तो ऐसी कंडीशन में dx हमारा किसके बराबर आएगा, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव। तो इस बात को साबित करता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव
जीरो एंड नेगेटिव। अब मैं डिफरेंसेस की बात करता हूं, क्या क्या डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में जो जो अंतर आते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो आपकी डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता और कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। ये हम लोगों ने यहां स्टडी किया है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी हम लोगों के पास, एक स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जो आपका डिस्टेंस है वो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और वो भी स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका या तो कम होगा या बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के। और हम अगर इनकी सिमिलरिटीज की बात करें तो डिस्टेंस की भी ऐसा यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर है। डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, डिस्प्लेसमेंट की भी सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। तो ये इनकी क्या होती है, सिमिलरिटीज होती है। दीज आर द सिमिलरिटीज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों की ऐसा यूनिट मीटर है और दोनों की जो सीजीएस यूनिट है वो सेंटीमीटर है, और दोनों जो क्वांटिटीज आपकी वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कैसी क्वांटिटीज है ये, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड इन लेंथ। ये लेंथ का ही पार्ट होती है, और आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है पहले कि लेंथ हमेशा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे काउंट की जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इनके अंदर, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में भी अच्छे से समझोगे। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम बोलते हैं हम लोग, या टाइम इंटरवल हम लोग यहाँ स्पीड के टाइम पे यूज करते हैं। तो इसका मतलब स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड आपकी या तो ग्रेटर होगी या इक्वल हो सकती है वेलोसिटी के, और जो वेलोसिटी हम लोगों के पास हम लोग बोलते हैं ये आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। स्पीड ग्रेटर या इक्वल हो सकती है वेलोसिटी के, लेकिन वेलोसिटी इक्वल या लेस देन हो सकती है स्पीड के। दोनों की अगर मैं यूनिट की बात करूं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इनकी क्या है, ऐसा यूनिट, और सेंटीमीटर पर सेकंड इनकी क्या है, सीजीएस यूनिट। तो इस तरीके से आप स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में स्टडी करोगे, और स्पीड कितनी तरह की होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे। तो आज के यही कंसेप्ट थे आप लोगों के, जो हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।